नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। सेबी चीफ माधवीपुरी बुच के साथ विवादों का नाता गहराता ही जा रहा है। हिंडनबर्ग के बाद अब कांग्रेस ने भी बेहद ही गंभीर आरोप में कहा है कि सेबी चीफ माधवीपुरी बुच एक साथ 3 जगहों से वेतन ले रही थी। वो आईसीआईसीआई बैंक, प्रूडेंशियल और सेबी तीनों जगहों से एक साथ वेतन का लाभ उठा रही थी। आईसीआईसीआई बैंक ने सफाई पेश कर दी, कहा है कि बुच को उनके रिटायरमेंट के बाद किए गए सभी पेमेंट्स आईसीआईसीआई ग्रुप में उनके रोजगार के दौरान ही किए गए थे। बैंक ने कहा कि इन पेमेंट्स में एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान और रिटायरमेंट बेनिफिट शामिल हैं। ये पूरा जो मामला है ये भारत के आम नागरिकों के लिए बेहद ही पेचीदा लगता होगा, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद ही गंभीर मसला है। इसीलिए स्ट्रेट टॉक में समझेंगे माधवीपुरी बुच कौन है और उन पर लगे आरोपों का सीधे सीधे भारत की आम जनता, भारत के आम नागरिकों के जेब से कैसा ताल्लुक है और क्यों इन आरोपों की जांच बहुत ज़रूरी है, जो कि यकीनन कहा जा सकता है कि इस पर किसी भी तरह की जांच से सरकार इनकार ही करेगी। हालांकि अभी तक सेबी की तरफ से भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन एक और आरोप इसमें जुड़ गया है। वो आरोप लगाया है एक और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं सुभाष चंद्रा, जो कि एक मीडिया संस्थान के फाउंडर भी हैं। उन्होंने माधवीपुरी बुच को भ्रष्ट करार दिया है, लेकिन बैंक की सफाई जो आई है और जो क्लैरिफिकेशन आया है, इसे उन आरोपों को ध्यान में रखते हुए कितना सही माना जाए, या फिर इस स्पष्टीकरण के साथ ही ये जो मसला है इसको अब आया गया मसला समझा जाना चाहिए और सिर्फ कांग्रेस की राजनीति को ही इसके केंद्र में समझने की ज़रूरत है। इन सभी बातों को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं स्ट्रेट टॉक। तो माधवीपुरी बुच, बार बार इनका नाम सुर्खियों में आ रहा है, विवाद एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए है। माधवीपुरी बुच चुप्पी साधे हुए हैं। हिंडनबर्ग के आरोप और उसके बाद कांग्रेस के आरोप और उसके बाद एक और आरोप और उसके बाद सफाई, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर खामोश है। हमारे साथ इस पूरे मसले को बहुत ही व्यापक तरीके से समझने वाले और बिल्कुल आम जनता की भाषा में लोगों तक पहुंचाने वाले सीनियर बिजनेस जर्नलिस्ट जुड़ चुके हैं। राजकोट से हिमांशु भयानी जी लंबे समय के बाद स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। एक लंबा समय गुजर गया, इस दौरान आप आए हैं, तो आपका इसलिए बहुत बहुत आभार। और एक ऐसे मसले पर आप हमारे शो के साथ जुड़ रहे हैं जिस मसले को पेचीदा मसला कहा जाता है, और हमने देखा है कि इससे पहले भी हिंडनबर्ग ने जितने भी आरोप लगाए उनका आम लोगों से ऐसा लगा कि कोई सारोकार ही नहीं है, और इसका इसीलिए चुनाव में भी बहुत ज़्यादा खासा असर देखने को नहीं मिला। और कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उन्होंने अडानी की राग के साथ दूसरे मुद्दों को जो है वो प्रमुखता दी, और फिर जो भी हम नतीजे लोकसभा चुनाव के देख सकते थे वो हमने देखे। और ऐसे में जो ताज़ा विवाद है, जो ताज़ा आरोप है माधवीपुरी बुच, सेबी की चीफ होने के साथ जो उन पर आरोप लगे, हिंडनबर्ग ने लगाए, और अब ये जो नया आरोप है, ये आरोप उसी पृष्ठभूमि में आगे बढ़ते हुए क्या माधवीपुरी बुच एक कंट्रोवर्शियल फिगर बन चुकी है वर्तमान में, और सेबी के प्रमुख पर ऐसा आरोप, ये भारतीय बाजार के लिए आप किस तरह की परिस्थिति देख पा रहे हैं? मैं चाहती हूँ कि आप मुझे समझाइए कि माधवीपुरी बुच कौन है और क्यों उनसे जुड़ा ये जो विवाद है वो सीधे सीधे भारत के आम लोगों से ताल्लुक रखता है। नमस्कार जस्ट टॉक और स्ट्रेट टॉक के दर्शकों को, आपको बड़े लंबे अंतराल के बाद हम जुड़ते हैं और इस मुद्दे के ऊपर बातचीत करते हैं। देखिए, जो पहला रिपोर्ट आया था हिंडनबर्ग का, वो क्लियरली एक शॉर्ट सेलर एक्टिविटी थी अदानी ग्रुप की, जो मतलब जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो उसमें मुद्दा था उसको लेके बातचीत की गई थी। तो क्लियरली तब जो बात थी वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके थी। दूसरा जो रिपोर्ट आया उसमें क्लियरली ये बात थी कि इतना होने के बावजूद जब सेबी ने हिंडनबर्ग को शोकॉस नोटिस दी, तो इन्होंने इसके बदले में जवाब देते हुए शोकॉस नोटिस का जवाब भी दिया, और इन्होंने उसके बदले में जवाब देते हुए ये कहा कि आपका जो रेगुलेटर है सेबी का, उसके जो चेयरपर्सन है, उनका एक निवेश था इन फंड कंपनियों में सेबी में जुड़ने से पहले, और इनका और इनके पति का, और उसके बाद सेबी में जुड़ने के बाद 2018 में
कुछ पत्र व्यवहार भी हुआ था ईमेल के जरिए, जो माधवीपुरी बुच ने किया था। हालांकि तब वो सेबी की चेयरपर्सन नहीं थी, लेकिन सेबी की फुल टाइम मेंबर थी। मतलब मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखने जाए तो उन मुद्दों को मैं स्पर्शूंगा जो आपके दर्शकों को सही तरीके से समझाया जाए। जी जी। सेबी एक ऐसी संस्था है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो भारत में स्टॉक मार्केट और शेयर बाजार को रेगुलेट करती है। मतलब उसमें कोई गलती होती है या कुछ ऐसी हरकतें होती है तो उसके ऊपर उसका एक वॉच रहता है, उसका एक नियंत्रण रहता है जी। कि कुछ गलत ना हो उसमें। जैसे बैंक्स का रेगुलेटर आरबीआई है, वैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक्स को रेगुलेट करता है, बैंकिंग को रेगुलेट करता है, वैसे सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारत का जो बड़ी बाजार है, भारत का शेयर बाजार, उसमें कुछ धांधली ना हो उसके ऊपर नजर जी। तो जैसे अमेरिका में सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन है SEC, वैसे भारत में सेबी जी। तो ये संस्था जो है, जब उसकी चेयर पे आप बैठते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि आपके निवेश कहाँ किस तरीके से क्या है। अब ये बात हिंडनबर्ग का जो दूसरा रिपोर्ट था उसमें इसलिए आई कि जब आप ये इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो आपने कोर्ट में जो कमिटी, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सेबी ये जांच पड़ताल करने के लिए सक्षम है, कमिटी बनाए। तो जो कमिटी बनाई गई 4 लोगों की, एक्सपर्ट्स की, उसमें केवी कामत जो कि ICICI बैंक के फाउंडर रह चुके हैं वो भी थे, टीवी मोहनदास पाई वगैरह, बहुत अच्छे खासे एक्सपर्ट्स लिए गए थे उस कमेटी में जी। तो इस माह मतलब वो ओपी भट्ट थे SBI के वगैरह, तो एक कमेटी थी। तो उस कमेटी को आपने कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया कि मेरा इस तरीके से सेबी में आने से पहले यहाँ पे निवेश था, ये सब बातें थी जी। उसके अलावा वो जो रिपोर्ट में बात की गई कि उनके पति जो है, माधवीपुरी के पति धवल कुछ, वो हिंदुस्तान यूनिलीवर में नौकरी करते थे और सडनली वो आ गए ब्लैक रॉक जो ग्रुप था, जो बड़ा निवेश कर रहा था भारत के रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, उसमें उन्हें सीनियर एडवाइजर बना दिया गया। हालांकि उनके पास कोई इतना तजुर्बा वगैरह नहीं था, लेकिन सेबी की चेयर पे, सेबी की होल टाइम मेंबर के हस्बैंड थे, तो उस तरीके से। और माधवीपुरी बुच जब आई और जिस तरीके से पूरा का पूरा 2019 में इनका एक इश्यू आया रीट का जी, और उसमें उसके बाद इसको यहाँ पे बिठाया गया, तब वो होल टाइम मेंबर थी और 2022 में उन्हें चेयरपर्सन बनाया गया। तो उस दरमियान मतलब सेबी को कहीं इन्फ्लुएंस करने की उन्होंने कोशिश की, ऐसी बात आ रही है उनके हस्बैंड ने, क्योंकि रीट को लेके बहुत सारे व्हाइट पेपर, बहुत सारे डिसीजंस लिए गए थे जी। उस दरमियान माधवीपुरी बुच बहुत सारे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स और इंडस्ट्री इवेंट कॉन्फ्रेंसेस में रीट प्रोडक्ट्स और उसको मतलब मार्केट कर रही थी। तब भी उन्होंने डिक्लेरेशन नहीं दिया था कि उनके पति जो है वो ब्लैक रॉक ग्रुप में काम करते हैं, तो वो मतलब कोई डिक्लेरेशन दिए बिना वो कर रही है। तो ये तो ऐसी बात हो गई कि आप शेयर में निवेश करने की या शेयर बाजार में निवेश करने की या निवेश करने की आप टिप देते हैं और आपकी हस्बैंड की जो कंपनी है उसकी आप टिप दे रहे हैं। तो आप एक रेगुलेटर होकर ये नहीं कर सकते जी। गवर्नमेंट ऑफिस से, गवर्नमेंट चेयर पे बैठ के आप ये नहीं कर सकते बिल्कुल। और उसके बाद आई कि उनकी जो एक कंपनी थी सिंगापुर में, उसका जो होल्डिंग वगैरह था, उसको लेके ये रिपोर्ट में बना जी। तब हालांकि विपक्ष, जो पक्ष में बैठे लोग, उन्होंने कहा कि ये तो भारत की अर्थनीति पे हमला है वगैरह करके, और इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया जी। हालांकि जिस दिन ये रिपोर्ट आई और सोमवार को जब अदानी ग्रुप के शेयर्स खुले तो उसमें करीबन 50,000 करोड़ का नुकसान देखा गया था, पर वो वापस रिकवर हो गए थे। तो सब मीडिया वगैरह ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को नकार दिया है भारत के शेयर बाजार। लेकिन वो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी वो अदानी को टारगेट नहीं कर रही थी। दूसरी रिपोर्ट ये कह रही थी कि आपके कंट्री में जो रेगुलेटर है, जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करते हैं, उनकी ही ये था। और उसमें बात ये आती है कि जिस तरीके से अदानी ने पूरा पैसा राउट किया है टैक्स हेवंस में, उस ऑफशोर कंपनीज में, वहां के जरिए दूसरे टैक्स हेवंस, तीसरे टैक्स हेवंस और एक फंड में पार्क करके वही पैसा भारतीय शेयर बाजार में जिस तरीके से निवेश किया था, तो वो अपने शेयर के दाम बढ़ा रहे हैं, ये बात को लेके इल्जाम जी। तो ये बात हुई उन दो रिपोर्ट्स की। अब जो बात आई, पवन खेरा ने जो बात की है वो ये है कि आप एक गवर्नमेंट ऑफिस में बैठ के, जहां पे अपने 3 करोड़ प्लस की सैलरी है पूरे साल की, और आपने 16 करोड़ की सैलरी ली है ICICI बैंक से, ICICI प्रूडेंशियल 16 करोड़ 80 लाख जी। हाँ, और आपने ESOPs भी लिए। तो अगर आप ESOPs लेते, मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, अगर आपने मान लीजिए कि पहले, क्योंकि माधवीपुरी कुछ पहले
यानी आईसीआईसीआई बैंक में थी और ESOPs अगर उन्होंने तब लिए होंगे जी, और उनकी जो मेच्योरिटी पीरियड होती है, जो लॉकिंग पीरियड होता है, वो उन्होंने सर्व किया है, तो उसके डिमेट पे वो पड़े होंगे और अच्छी वैल्यू मिलने पे उन्होंने बेचे होंगे। जी, तो ESOP का मुद्दा आप साइड में रख लीजिए, लेकिन आप एक गवर्नमेंट ऑफिस में बैठ के, एक रेगुलेटर की ऑफिस में बैठ के, जो कि एक स्टॉक मार्केट की जो लिस्टेड कंपनीज है उसको रेगुलेट करता है, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है जी। और उसी लिस्टेड कंपनी से आप पगार नहीं ले सकते। ये जो, क्योंकि कांग्रेस ने सिर्फ शंका का दायरा, एक मिनट, और शंका का दायरा और क्यों बढ़ा, क्योंकि उस दरमियान जब वो सेबी की होल टाइम मेंबर थी तब 2 सेटलमेंट के इश्यू हुए थे आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड को लेकर। अब ये सेटलमेंट का क्या मामला होता है, मान लीजिए मैं आऊंगी इस सेटलमेंट का क्या मामला था हिमांशु जी, क्योंकि मसला बहुत ही गंभीर है। मैं चाहती हूँ कि एक शब्द भी जो है वो अस्पष्ट तरीके से दर्शकों के पास ना जाए। ये जो सेटलमेंट का जो मामला है इसको मैं थोड़ा और विस्तार से समझूंगी, लेकिन माधवीपुरी बुच ये नाम विवादों में क्यों फंसता दिख रहा है, और कहीं ना कहीं माधवीपुरी बुच अगर विवादों में हैं तो उस पर सीधे सीधे केंद्र सरकार के संरक्षण का भी आरोप लग रहा है कि आखिर क्यों इन गंभीर आरोपों को भी दरकिनार किया जा रहा है। हमारे साथ हिमांशु जी जुड़े हुए हैं जो कि लगातार जो खुलासे हैं उसको हमारे दर्शकों तक थोड़ी और स्पष्ट तरीके से पहुंचा रहे हैं। हिमांशु सर, जो सेटलमेंट की बात आप कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि मुझे भी इस सेटलमेंट का ज्ञान नहीं था, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों के लिए थोड़ी और विस्तार से इस बात को बताइए कि आखिर वो किस तरह के सेटलमेंट्स थे जो कि माधवीपुरी बुच और आईसीआईसीआई बैंक के बीच में आपने कहा। जी, जो पवन खेड़ा जी ने जो बात रखी है उसमें ये कहा है कि 2 सेटलमेंट लेटर्स इश्यू किए गए थे सेबी की तरफ से आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड को, जब माधवीपुरी बुच होल टाइम मेंबर थी। मतलब उन्होंने डायरेक्टली एलिज नहीं किया है कि उन्होंने ही किया था, लेकिन उनके होल टाइम मेंबर रहते हुए ये सेटलमेंट लेटर्स इश्यू किए गए थे जी। तो उन्होंने सवाल किया है कि क्या वो सेटलमेंट लेटर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई थी। अब ये सेटलमेंट लेटर्स क्या होते हैं मैं आपको समझाऊं जी। मान लीजिए कोई लिस्टेड कंपनी है शेयर बाजार में, मान लीजिए कि उसकी कोई धांधली पकड़ी जाती है या कुछ गलत उन्होंने किया ऐसा पकड़ा जाता है, तो उनके ऊपर एक तरीके से पेनल्टी दी जाती है या उनको एक पनिशमेंट दिया जाता है जी। वो पनिशमेंट के जरिए उसके बाद में चर्चाएं होती है और एक सेटलमेंट पे अराइव करते हैं रेगुलेटर और जो गुनाहिर कंपनी होती है, ठीक है, गुनहगार कंपनी जो होती है। तो ऐसे 2 लेटर इश्यू किए गए थे जब ये बात आ रही 16 करोड़ की सैलरी बोली। तो क्या मतलब पवन खेड़ा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये भी तहकीकात होनी चाहिए कि क्या इसको भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई जी। तो कुल मिला के जो बातें अब तक आ रही थी कि हिंडनबर्ग जो है वो देश की इकोनॉमी पे हमला करना चाहता है या देश की अर्थतंत्र को मतलब तोड़ना चाहता है, विदेशी ताकत है, शॉर्ट सेलर है, तो अब ये मामला आ गया पॉलिटिकल डोमेन में। और बहुत सारी डिबेट्स में मैंने कहा था जब ये दूसरी लेटर आई थी कि ये मामला 100% पॉलिटिकल टूर पकड़ेगा और ये पकड़ चुका है जी। और कल पवन खेड़ा ने बहुत क्लियरली कह दिया कि हम बिल्कुल इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक जमाने में 2G और जो कोयला घोटाला था उसको लेके जो की। तो हम तब हमने नहीं कहा था कि ये राष्ट्र की अर्थनीति पे हमला है या राष्ट्र के अर्थतंत्र पर हमला है, हमने तहकीकात करवाई थी। तो हम यहाँ पे बिल्कुल राजनीति करने आए। उन्होंने ये भी कहा था कि जैसे नया भारत है, ये नई कांग्रेस है, ये सब कुछ ढूंढ निकाल के लाएगी और इसके ऊपर आपको सवाल करेगी और आपको कहेगी कि आप तहकीकात कीजिए। तो मुद्दा यहीं पे आके अटका है, क्या तहकीकात होगी, क्या कंसर्न लोगों को पनिश किया जाएगा जी। अब इसमें 2 ही परिस्थितियां पॉसिबल है, या तो सुप्रीम कोर्ट शायद संज्ञान लेके इस मुद्दे को आगे चलाए जी। या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री से वॉलंटरीली कोई फाइनेंस सेक्रेटरी वगैरह सेबी का चार्ज संभाले और मीनवाइल माधवीपुरी बुच को साइड में करके कि भाई जब तक ये चल रहा है मामला और आपकी तफ्तीश हो जाए, आप इसमें मतलब एक तरीके से जो आप बोल रहे हैं कि आप इनोसेंट है वो प्रूव ना हो जाए, तब तक आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते। लेकिन दोनों में से कोई परिस्थितियां नहीं खड़ी हो रही जी। तीसरी संभावना मैं जो देख रहा हूँ कि कोई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन ग्रुप है वो शायद PIL दाखिल कर सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सुप्रीम कोर्ट में, और ये मांग सकता है जांच, क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट अथॉरिटी और ऑटोनोमस बॉडी जो है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनके चेयरपर्सन के सामने उंगलियां उठ रही और ये उंगलियां अब सिर्फ हिंडनबर्ग नहीं उठा रहा है, ये उंगलियां देश की राजनीतिक पार्टियां उठा रही है और देश के बिजनेसमैन भी उठा रहे हैं। कल जैसे हमने देखा सुभाष चंद्र गोयल ने जो
मतलब एक लेटर और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करके इस मुद्दे के बारे में बातचीत की जी कि माधवीपुरी बुच और उनके पति करप्ट है और उनके जरिए सेटलमेंट्स होते थे। तो मतलब अब ये मामला बिल्कुल उस लेवल पे पहुंच चुका है कि आपको कुछ तहकीकात करनी पड़ेगी, उसमें कुछ रिजल्ट लाना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से सरकार के ऊपर इस मुद्दे को तहकीकात के उसमें ले जाने के लिए प्रेशर बढ़ रहा है जी। लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर आप माधवीपुरी बुच के खिलाफ कोई तहकीकात करते हैं या कुछ एक्शन लेते हैं तो माधवीपुरी बुच किस दिशा में जाएगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर उसने और उसके हस्बैंड ने जिस तरीके से इसमें कहा गया है, जो सुभाष चंद्र गोयल ने कहा है कि ये कर रहे थे खुलेआम, तो मतलब बहुत सारे ऐसे मामले होंगे जो बाहर आएंगे और ये पैसा कहाँ जा रहा ये सबसे बड़ा सवाल हो जाएगा। और ये उनको माधवीपुरी बुच को ऐसा कहा जाता है कि माधवीपुरी बुच को रेकमेंड किया गया था, गुजरात के एक IAS ऑफिसर है सुधीर मांकड़, उनका नाम आ रहा है कि उन्होंने रेकमेंड किया था, जो कि गिफ्ट सिटी के भी बहुत सारी चीजें देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये धवल बुच जो है उनके कजिन है, ऐसी बात आ रही है सुधीर मांकड़ के, तो इन्होंने माधवीपुरी बुच का नाम रेकमेंड किया था। और ये जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो बेसिकली प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जो AICC होती है उसके जरिए हुई। तो अब ये सवाल सीधा का सीधा कि ये अपॉइंटमेंट किस तरीके से की गई, क्यों हो रही है, और इसके ऊपर राजनीति चल रही है। और जैसे कल पवन खेरा ने कह दिया कि हम इस मुद्दे पे राजनीति करने वाले हैं जी, तो मतलब ये अभी किस दिशा में जाएगा, मुझे लगता है हमको आपको सबको इसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी कि किस दिशा में जाना है। लेकिन हिमांशु जी, अगर भारत का जो कारोबार जगत है, जो व्यापार जगत है, वहाँ पर अडानी ग्रुप्स के कंपनीज के खिलाफ जो भी हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए थे, इन आरोपों को जिस तरीके से दरकिनार किया गया, अनदेखा किया गया, इनकी सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, उसके बाद सेबी को ये जिम्मा सौंप दिया गया था। फिर सेबी ने फिर से एक प्रेस रिलीज के जरिए ये बताया कि हमने ज़्यादातर मामलों में जो है जाँच पूरी कर ली है, सिर्फ मेरे ख्याल से 2 मामले ऐसे रहते हैं, 20 से अधिक मामलों की जांच हो गई है, 2 मामलों में जांच शेष है। और मैं फिर से देख रही हूं कि अडानी जो है, अडानी इंडस्ट्रीज जो है, वो फिर से एशिया में जो है अंबानी को पछाड़कर जो है रिचेस्ट अगर लिस्ट देखी जाए तो उस पर फिर से वापस से वो अच्छा करके पहुंच चुके उसी जगह पर लगभग, क्योंकि ये साफ दर्शा रहा है कि अगर आपको सरकार का संरक्षण हासिल है, अगर कितने भी गंभीर आरोप हैं और अगर आपके साथ सत्ता है, तो फिर चाहे आरोपों की गंभीरता चाहे कितनी भी क्यों ना हो, ये सारी बातें कहीं ना कहीं जो है वहीं की वहीं रह जाती है, पीछे छूट जाती हैं। और ये किस तरह का करप्शन है, आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये किस तरह का करप्शन है जो कि सीधे सीधे आम लोगों की जेब पर असर डाल सकता है या डाल रहा है? देखिए ये कैसे लोगों की जेब पे असर करता है ये मैं आपको समझाऊं जी। जो हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट आई थी उसमें क्या कहा गया था कि ओवर इनवॉइसिंग का मामला है। ओवर इनवॉइसिंग का मामला मतलब मान लीजिए कि अदानी ग्रुप की कोई कंपनी जो भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड है, चाहे वो अदानी पोर्ट्स हो या अदानी पावर हो या जो भी हो, उसको मान लीजिए पावर इक्विपमेंट चाहिए, पोर्ट के लिए कोई ड्रेजर या शिप चाहिए, तो वो बेसिकली बाय करेंगे, वो बेसिकली बाय करेंगे वो शिप, उनकी एक मतलब दुनिया में से कहीं पे से भी बाय कर सकते हैं, बट उन्होंने एक व्यवस्था रखी थी कि उनकी एक कंसर्न होती थी, जो कंपनी होती थी ज्यादातर टैक्स हेवंस में जी, और टैक्स हेवंस में से ये कंपनी जहाज खरीद के, मान लीजिए 100 करोड़ का जहाज है, तो वो जहाज खरीद के अदानी पोर्ट्स को बेचती है तो वो 1000 करोड़ में बेचती है। अब 1000 करोड़ का जो पैसा जाता है वो किसी टैक्स हेवन में, जो अदानी ग्रुप की कंपनी है, जो विनोद अदानी संभाल रहे हैं, वहां पे जाता है, वहां से वो पैसा चैनलाइज होकर किसी टैक्स हेवन में जाता है, किसी टैक्स हेवन से दूसरे टैक्स हेवन में, उसके जरिए किसी फंड में, जो फंड भारतीय शेयर बाजार में निवेश करता है, और वो पैसा लगता है उन्हीं के भाव को बढ़ाने, उनके जो शेयर के दाम है उनको बढ़ाने जी। अब यहां से जो 1000 करोड़ का जहाज कंपनी खरीदती है उसके लिए भी वो बैंक से लोन लेती है, तो ये आपके और मेरे हिस्से की जो नोट्स है वो ले जाते हैं, क्योंकि जब आप 100 करोड़ का जहाज 1000 करोड़ में खरीदेंगे तो आप 900 करोड़ जो ज्यादा उठाते हैं, तो गवर्नमेंट को वो ज्यादा 900 करोड़ प्रिंट करने पड़ेंगे जी। तो 900 करोड़ कैसे प्रिंट करेंगे? तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, तो उसके जरिए तो ये जो महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगार, महंगाई क्यों है? क्योंकि आप हमारे हिस्से की नोट्स ले जाके आप उसको मतलब
कंट्री की इकोनॉमी में चैनलाइज ना करने की बजाय आप खुद के शेयर्स बढ़ा रहे हैं, तो आप अमीर होते जा रहे हो और हमारी हिस्से की नोट्स भी चली जाती है। बिल्कुल, ये है महंगाई का मुद्दा। बिल्कुल, ये एक तरीके का भ्रष्टाचार भी, क्योंकि ये जो पैसा फंड्स में लगता है इनके जरिए, ये कहां से, ये 1000 करोड़ तो लगता है, लेकिन 1000 करोड़ के साथ किन किन का पैसा लगता है, तो ये भ्रष्टाचार है। बिल्कुल। और जब यहाँ से 1000 करोड़ का पेमेंट टैक्स हेवन में होता है और वो अगर इंडिया में कंपनी रजिस्टर्ड होती है, आप 1000 करोड़ का जहाज खरीदिए, 10,000 करोड़ का खरीदिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है जी। लेकिन उसके ऊपर जो टैक्स आपको भरना होता है, मान लीजिए कि 1000 करोड़ आपने दिया उस कंपनी को, वो कंपनी को 1000 करोड़ के ऊपर जो 300 करोड़ टैक्स देना पड़ेगा, वो देती नहीं है, इसलिए जॉब्स गवर्नमेंट क्रिएट नहीं कर पाती, क्योंकि उनके पास टैक्स रेवेन्यू नहीं आती है। तो ये जो मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार, ये कहीं ना कहीं ये जो ऊपर एग्जाम्पल के जरिए लिंक्ड है, ये जो हाई लिंक्ड है, बिल्कुल लिंक्ड है हाई, और इसी तरीके, और इसीलिए जब आपकी नोट खरीद ली जाती है तो महंगाई बढ़ती है, आपके पास नौकरी नहीं होती है, आपके पास बेरोजगारी है, तो आप खरीद नहीं सकते हो, तो कंट्री की इकोनॉमी गर्क में है, लेकिन एक बिजनेसमैन बढ़ता जा रहा है, और वो बिजनेसमैन को क्यों बढ़ाया जा रहा है, किसका पैसा लग रहा है, यही तहकीकात का विषय। बिल्कुल, ये तहकीकात का विषय, लेकिन ये सुभाष, खास करके ये तहकीकात का विषय इसलिए है क्योंकि ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो सत्ता में आए थे, उन्होंने कहा था कि विदेश से काला धन लेके वापस आए, इसके बजाय ये उल्टी गंगा बहनी, और पिछले एक दशक से जो है, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसी वजह से राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं, वो मुद्दों की राजनीति के ऊपर अब पूरी दिशा में ये सब जा रहा है। बिल्कुल, जो राहुल गांधी मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन ये मुद्दे जो हैं, ये जिस तरीके से अनदेखी किए जा रहे हैं इन मुद्दों को, क्या ये इस मौजूदा एनडीए सरकार के लिए भी इसी तरीके का जो अगर कार्यशैली रही तो ये मुसीबत और गहरी हो सकती है, या सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में कितनी अपेक्षा की जानी चाहिए, या ये जो भ्रष्टाचार है इसका जो असर है वो कितना बड़ा हो सकता है अगर समय पर इसकी तहकीकात नहीं की जाए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो भारत का कारोबार जगत है उसको क्या मिल पा रहा है, क्योंकि रोज़ जो खुलासे हो रहे हैं कहीं ना कहीं भारत के कारोबार जगत के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक गहरी और आने वाली किसी बड़ी चुनौती का इशारा करते हैं। और माधवीपुरी बुच, ये नाम लगातार विवादों से जुड़ा हुआ है और एक के बाद एक जो है विवाद खुलकर सामने आ रहे हैं। एक और आरोप लग रहा है कि सेबी से जुड़ने से पहले माधवीपुरी बुच और उनके पति की जो संयुक्त आय थी वो 1 करोड़ प्रतिवर्ष थी, लेकिन ये बढ़कर 40 से 50 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष कैसे हो गई, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। आखिर किस तरह के नेक्सस का जो है ये आरोप है, और वो सीधे सीधे जो आम आदमी के लिए महंगाई और बेरोजगारी का सबब भी कहीं ना कहीं इससे रिलेट कर सकता है एक आम आदमी। जिस तरीके से हिमांशु जी लगातार इन सभी आरोपों को स्पष्ट तरीके से पहुंचा रहे हैं कि कैसे ये आपकी जेब पर डाका डालने की तरह है। हिमांशु जी, आपने जिस करप्शन की बात कही है, क्या ये जो करप्शन है यूपीए सरकार में जिस तरीके का करप्शन हुआ, ये उससे भी गंभीर मसले हैं जिनकी अगर जांच शुरू की गई तो परतें ऐसी खुलेंगी जो कि समेटना मुश्किल हो जाएगा? आप मुझे एक बात समझाइए कि अगर ये पूरी की पूरी मोबिलाइजेशन ऑफ मनी हो रही थी तो सेबी क्या कर रहा था जी, क्योंकि एक लिस्टेड कंपनी है, ओवर इनवॉइसिंग का मामला है, सेबी भूल जाइए। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग क्या कर रही थी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या कर रहा था, सीबीआई क्या कर रही थी, ये सब की सब एजेंसीज की जिम्मेदारी है कि ये इसीलिए ना हो क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आप हमारे हिस्से की नोट लेके महंगाई बढ़ा रहे हो, महंगाई की दर बढ़ा रहे हो, नौकरियां दे नहीं रहे हो, बराबर है, बेरोजगारी आ रही है और हमारे हाथ में डिस्पोजेबल इनकम नहीं और एक कंपनी बढ़ रही है। वो कंपनी को सभी बिजनेसेस में जाने की छूट है, मतलब वो एयरपोर्ट में भी जाएंगे, सीमेंट प्लांट लगाएंगे, शिपिंग भी करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी आएंगे, टेलीकॉम में भी आएंगे। तो क्या ये कोई गहरी आने वाली एक इकोनॉमिक साजिश का हिस्सा था जिसमें ये पूरा देश एक तरीके से एक गुलामी की व्यवस्था में घुस जाए और ये कंपनी का राज हो और ये कंपनी में जो पैसा चैनलाइज हो रहा है जिन लोगों का भी, उनको रिटर्न्स अच्छे मिले, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड नाम का शब्द हमने बहुत सुना है बिल्कुल सत्ता में बैठे लोगों के जरिए। तो क्या ये हम जो है, ये जो देश की जो व्यवस्था है, देश का जो अर्थतंत्र है या जो भी है, उसको क्या आप एक एंटरप्राइज मॉडल में ले जाना चाहते थे?
जहां पे नागरिक ना रह के कंज्यूमर का आंकड़ा बन जाए, सिर्फ आंकड़ा, महज आंकड़ा बन जाए, कंज्यूमर बन जाए, और नागरिकों के कोई हक ही ना रहे। तो ये मतलब आप ये जो स्कैम्स हुए हैं वो गलत है। मैं किसी स्कैम को एडवोकेट नहीं कर रहा हूं, चाहे हर्षद मेहता का स्कैम हो, केतन पारेख का स्कैम हो, या 2G हो, या कोयले का घोटाला हो, ये सब स्कैम्स गलत है, क्योंकि ये स्कैम्स जो पैसा उठाते हैं, ये आपके और मेरे हिस्से की जो नोट्स है उसके ऊपर ये लोग गेंद मारते हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, इसीलिए महंगाई बढ़ती है। जी। तो स्कैम्स को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन स्कैम्स की तहकीकात हुई। बिल्कुल, हर्षद मेहता स्कैम की तहकीकात हुई, केतन पारेख स्कैम में यशवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर थे, जेपीसी की उनको पता चला मांग होने वाली है, वो मांग आए उससे पहले उन्होंने जेपीसी बिठा दी। 2G और कोयला घोटाला कोर्ट में गए, कोर्ट में इसका मतलब पूरा हुआ। ये मामले स्कैम अगर है या कुछ भी है, अगर कुछ धांधली है, तो इसके बारे में सरकार या कंसर्न एजेंसीज इसके बारे में क्यों कुछ नहीं कर रही है? सवाल ये। बिल्कुल, और मैं समझना चाहती हूँ कि आप सुभाष चंद्र गोयल का रिपोर्ट देखिए, वो जो प्रेस रिलीज आई उसमें उन्होंने लिखा है कि उसमें जो बात लिखी है, मैं बोल्ड में जो लिखा है वो मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि I was approached by a person named Manjeet Singh on 17 February 2024 through reference of a known person to assist or resolve the issue at SEBI। मतलब उनके सामने जो मामला था सेबी में वो हल हो जाएगा, कोई मंजीत सिंह नाम के पर्सन इनके पास गए। I generally avoid such meetings, but I did meet him since he had reference from a known person। बोले मैं ज्यादातर ऐसे लोगों से नहीं मिलता हूँ, बट एक मेरे जान पहचान के किसी बंदे का रेफरेंस था तो मैं मिला। The said person promised that the work will be done through Madhvi Puri Buch and her husband and all issues will be resolved for a price। ये बंदे ने कहा कि माधवी पुरी बूच और उनके हस्बैंड धवल बूच के जरिए आपका काम हो जाएगा, उसके लिए आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी। आप बात कर रहे हैं 17 फरवरी 2024, मतलब आप सेबी की चेयरपर्सन थी तब, बराबर है। और I did not believe that the same, but he said since you have resolved debt repayment of more than 30,000 crore, a 3-digit payment won't hurt you। मतलब उन्होंने कहा कि आपने 30,000 करोड़ का जो डेब्ट आपने रिजॉल्व किया है, तो आपके लिए 300 करोड़ बड़ी बात नहीं है। ये 300 करोड़ आपके और मेरे हिस्से की जेब की जो नोट्स है वो जाए। हिमांशु, इसलिए महंगाई की दर बढ़ी, और महंगाई की जब दर बढ़ी और हमारे आपके हिस्से की नोट्स चली जाती है, तो छोटा व्यापारी, छोटा कारखाने वाला, वो जब बैंक में लोन लेने जाता है तो उसको मिलता नहीं है, वो अपना धंधा चला नहीं सकता है, वहां पे 25 लोग बेरोजगार होते हैं। तो ये है भ्रष्टाचार, ये है बेरोजगार, और ये है महंगाई। हिमांशु जी, मुझे याद आ रहा है कि जितने भी स्कैम्स, घोटाले यूपीए सरकार के दौरान आए, लेकिन उनका सीधे सीधे प्रधानमंत्री से कोई संबंध नहीं था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ये घोटाले हुए, और जिस तरह से जांच हुई, जो भी नतीजे सामने आए, कहा जाता कि कोई घोटाला ही नहीं हुआ, जांच में जो है सबको जो है बरी कर दिया गया, क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास इन आरोपों की आंच नहीं पहुंची थी। ये जो आरोप है, ये सारे आरोपों की आंच जो है सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच रही है, उनकी कुर्सी तक पहुंच रही है। इसीलिए जांच और न्याय, इसकी आस लगाना, अब कितनी आस लगा पा रहे हैं कि माधवी पुरी बुच, उनका भी नाता अडानी ग्रुप से, और उससे पहले जो सेबी के निदेशक थे उनका भी नाता अडानी ग्रुप से। आज वह अडानी ग्रुप से संबंधित एक मीडिया हाउस के जो है बड़े अधिकारी भी हैं। कहीं ना कहीं सबके केंद्र में वो अडानी ग्रुप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और माधवी पुरी बुच, और अब उनके पति धवल बुच का भी नाम इसमें जुड़ चुका है। देखिए, ये बहुत क्लियर बात है। जब आईपीएल का स्कैम आया था तो प्रधानमंत्री ने खुद 2.5 घंटे बैठ के उस स्कैम को समझने की कोशिश की। ठीक है, वो खुद एक इकोनॉमिस्ट है, उनके पास जो उनके एडवाइजर्स थे वो सब इकोनॉमिस्ट रहे, रघुराम राजन हो या जो भी, बराबर है, मोंटेक सिंह आलूवालिया हो या पी चिदम्बरम हो, जिनको इकोनॉमी के बारे में पता है, कहां से ये धांधलियां हो सकती है उसके बारे में पता। इसीलिए जब महुआ मोइत्रा और राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाते तो इनका संसद सभ्य पद क्यों चला जाता? क्योंकि ये मुद्दा क्लियरली, ये जो कुछ भी हुआ है
ये एक पूरी की पूरी सोची समझी मतलब एक की गई चीज है। अब इसकी जो ज्वाला है वो सीधी की सीधी सत्ता में बैठे लोगों को छू रही है। जी जी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पिछले जो भी स्कैम हुए हम उसको एडवोकेट इसलिए नहीं करते कि स्कैम्स जी करप्शन को बढ़ावा देते हैं। स्कैम्स जब करप्शन को बढ़ावा देते हैं तो आपके और मेरे हिस्से की नोट्स चली जाती है, जिसके जरिए जो बैंक से लोन मिलनी चाहिए छोटे व्यापारी छोटे कारखाने वालों को वो नहीं मिलती, वो धंधा नहीं कर पाता है, बेरोजगारी होती है, महंगाई भी होती है। यही चीज यहाँ पे पिछले स्कैम्स की तहकीकात हुई, इसकी क्यों नहीं हो रही है या इस स्कैम के बारे में क्यों तहकीकात नहीं जा रही है, यही बात है। और जैसे मैंने कहा यही शंकाओं को और मजबूत बनाता है। या तो जी जैसे मैंने कहा 3 पॉसिबिलिटीज है, या तो एक सुप्रीम कोर्ट स्वायत्त संज्ञान लेके इसमें कुछ करेगा, दूसरा कोई इन्वेस्टर ग्रुप जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कर सकता है क्योंकि अभी ये लिस्टेड कंपनियों का मामला है। जी जी। जीका जैसे एलिगेशन आया ये भी लिस्टेड कंपनी का मामला है। आईसीआईसीआई की जो बात आई वो भी लिस्टेड कंपनी का मामला है जी। खुद जो रेगुलेटर है दैट इज इन द डॉक्स। और तीसरा जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री इसके ऊपर कुछ करना चाहे तो इसके ऊपर वो कर सकते जी। तो मैं ये समझने की कोशिश करूंगी कि आईसीआईसीआई की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन आया कि हमने उनके रोज़गार के दौरान जब जितने समय तक वो इस ग्रुप के साथ जुड़ी रही और वो रोज़गार पर थी यहाँ पर तभी पेमेंट हुई है, इस क्लैरिफिकेशन पर आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने मना किया है, उन्होंने इन आरोपों से साफ साफ इनकार किया है और कहा है कि ये जो जितनी भी पेमेंट्स हुई हैं वो तभी हुई हैं जब वो आईसीआईसीआई बैंक ग्रुप से जुड़ी हुई थी। तो एक नाम जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी विवादित नाम, लेकिन जांच होगी या नहीं होगी सबसे बड़ा सवाल वर्तमान में भारत के लोगों के मन में यही कौंध रहा है कि जांच होगी या किस तरह की जांच होगी या इस्तीफा माधवीपुरी बुच का आएगा या नहीं आएगा। हमारे साथ हिमांशु जी लगातार जुड़े। हिमांशु जी, मैं समझना चाहती हूँ कि सुभाष चंद्रा के आरोपों को अब आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये इतना मजबूत आधार है कि इस पूरे के पूरे मामले पर जांच अब करनी मजबूरी हो जाएगी? कहीं ना कहीं विश्वसनीयता की बात है, सिर्फ सेबी की विश्वसनीयता की बात नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे जो एक सिस्टम है, एक भारतीय कारोबार जगत का जो एक सिस्टम है और लेवल प्लेइंग फील्ड की जब बात आती है, आपने छोटे और मझोले कारोबारियों का जिक्र किया, लेकिन यहाँ पर तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी कहीं ना कहीं इस साठ गांठ और नेक्सस का शिकार बन रही थी। लेकिन तब ये बातें, तब ये आरोप सामने क्यों नहीं आए? अब कांग्रेस ने ये पिटारा खोला है तो इस तरह का खुलासा अब सुभाष चंद्रा भी कर रहे हैं, उन पर कितना भरोसा करे जनता? देखिए, कांग्रेस के पवन खेड़ा ने कल क्लियरली कहा था कि दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। मतलब आज सुभाष चंद्र गोयल जिस तरीके से आए, क्योंकि उनकी जो मीडिया हाउस है वो भी एक लगातार इस मुद्दे के ऊपर कवरेज कर रही है और उन्होंने कुछ और बातें भी मतलब साझा की है। उन्होंने जो बात लिखी है कि इन बॉम्बे हाई कोर्ट प्रोसीडिंग्स आई गॉट एक्सेस टू एन इंटरनल ईमेल ऑफ सेबी wherein investigating officer wrote his team members within few hours of receiving detailed response from Z. The email said, analyze the reply in detail. This would be the primary defense of the company and its promoters on all allegations against them. We need to share their contentions. As if there was a standing instruction from Madhvipuri Buch to go after Subhash Chandra and his men. मतलब ये क्लियरली अब ये आप समझ लीजिए, कॉर्पोरेट इंडिया से एक आवाज उठना शुरू हुई है और कितने कॉर्पोरेट लीडर्स आके बोलेंगे कि माधवीपुरी बूच करप्ट है, इसके हस्बैंड के जरिए ऐसे सेटलमेंट्स हुए। अगर ये मामला तो जो पवन खेड़ा ने कहा था कि दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ आइसबर्ग, क्या ये अब ये देखिए, अब हिंडनबर्ग वाला मामला नहीं, हिंडनबर्ग को आप बोल सकते हैं डिस्क्रेडिटेड कि विदेशी साजिश है, भारत की अर्थव्यवस्था पे हमला कर रहा है, ये है वो है। यहाँ पे इंटरनली आपके कॉर्पोरेट्स, आपके बिजनेसमैन ये बोल रहे हैं, आपकी जो राजनीतिक पार्टियां है वो बोल रही है। अगर ऐसे और 5 सुर उठे, समझ लीजिए, तो क्या हालात सरकार की, ये किस ग्राउंड पे इसको डिफेंड कब तक करती है, सवाल ये है। जी हिमांशु जी, कहीं ना कहीं आरोपों के तर्क में ये भी बात कही जाती है कि कोई भी जो सत्ता में आ जाता है वो उसका जो भ्रष्टाचार से सरोकार हो ही जाता है, सबके जो दामन है वो दागदार है। ऐसे में जब ये तर्क दिया जाता है कि वो भी भ्रष्टाचार में, ये भी भ्रष्टाचार में, फिर भारत की जनता के पास क्या रास्ता बचता है? देखिए, मैं बहुत क्लियरली मानता हूं कि अब तक जो विरोध होता था भारत में जी, वो विरोध होता था विरोध पक्ष के तरफ से, मतलब जो सत्ता में बैठे लोग थे उनके सामने विरोध होता था
और विरोध करने वाले बहुत ही एग्रेसिव थे जी। हालांकि ये जो लोग आज सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वही लोग विरोध करते जी जी। तो अब हालात ये है कि प्रजा तब भी विरोध नहीं करती और आज जो विरोध करने वाले हैं वो सत्ता में बैठे और उनका विरोध जो करना चाहिए वो लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये जो विरोध सुर उठ रहे हैं वो पॉलिटिकली उठ रहे हैं, अभी प्रजा से विरोध के सुर नहीं उठे। क्या सॉल्यूशन भी राजनीतिक ही मूड गेज करना है? बिल्कुल। प्रजा का अगर आपको मूड गेज करना है तो आप जितनी भी डिजिटल मीडिया में जो भी स्टोरीज या जो भी आता है उसमें कमेंट्स पे आप ध्यान दीजिए। जो 2019 के पहले या 22-23 के पहले जो कमेंट्स थी, 2024 के पहले जो कमेंट्स थी और आज जो कमेंट्स है वो पब्लिक परसेप्शन बदल चुका है। सरकार अगर कल को कुछ भी बोल दे तो उसके ऊपर भरोसा नहीं। सरकार अगर मान लीजिए, मैं बहुत क्लियरली मानता हूं, ये न्यू पेंशन स्कीम जो सरकार ने डिक्लेयर की वो अगर गांव-गांव जाके आप सही तरीके से समझाएंगे तो बहुत अच्छी स्कीम है। अगर आप देखने जाए अलग तरीके से, क्योंकि आपने इसमें जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जिनके पास पेंशन नहीं होता है नौकरी में, उसको भी आपने इन्वॉल्व कर दिया। लेकिन ये स्कीम सरकार फिलहाल गांव-गांव जाके समझा नहीं पा रही। तो अगर सरकार, वो एक ट्रस्ट डेफिसिट हो चुकी है सरकार, क्योंकि आपके सामने विजुअल्स क्या है, रोड टूट गए, पुल टूट गए, ब्रिज टूट गए। और अगर आप देखते जाए नेहा जी, तो कौन से 7 मुद्दे अगर हम बात करें तो कौन से 7 मुद्दों के ऊपर ये सरकार एकदम आप मान सकते हैं कि आप 100 आउट ऑफ 100 दे सकते हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर नहीं, विकास और प्रगति के मुद्दे पर नहीं, राष्ट्रवाद की जो राजनीति की है उसके ऊपर नहीं, इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो नहीं, अगर हम बात करें इंटरनली उनके जो पॉलिटिकल सर्वाइवल की तो वो भी नहीं, क्योंकि आज आप 2 बैसाखियों पे बैठे हैं इतना करने के बाद 10 साल के बाद। अगर हम बात करें कि आपने पर कैपिटा जीडीपी लोगों की कितनी इंप्रूव की तो उसमें भी आप नहीं कर पाए जी। और ओवरऑल गवर्नेंस की अगर हम बात करें, देश को मैनेज करने की गवर्नमेंट के तौर पे, तो कलकत्ता जैसी दुर्घटनाएं वगैरह आपके सामने है। अगर हम आगे जाके 8वें मुद्दे पे बात करें, फॉरेन आउटरीच और डिप्लोमेसी की, तो बांग्लादेश आपके सामने है। तो कौन सा एक मुद्दा है जिसके ऊपर आप मुझे समझाइए कि चलिए सरकार ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया जी, या 50 आउट ऑफ 100 या 35 आउट ऑफ 100। इसीलिए अब ये कमंडल वर्सेस मंडल की राजनीति या मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति पे आ गया है ये मुद्दा जी। आने वाले चुनावों में कि आपके जो 8-10 जो आपके सूर्य के साथ घोड़े होते, जिस रथ में आप सवार होके आए थे, वो सभी घोड़ों को आपने घायल कर दिया। हिमांशु जी, क्या आप ये कहेंगे कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है भारत में? नहीं, इतिहास के दोहराने से भी ज्यादा मैं ये समझता हूँ कि मुझे कहीं ऐसा लगे, आई डोंट नो, मेरे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि ये 10 साल जो सत्ता में बैठे लोगों को पब्लिक ने दिए, उनकी बातों पे भरोसा करके, वो कहीं डिलीवर होते हुए दिखाई नहीं दे जी। और उससे भी ज्यादा कि जो एक होप थी कि चलिए कुछ चेंज आएगा, तो ये भ्रष्टाचार के बजाय पूरी की पूरी व्यवस्था को आर्थिक तरीके से मतलब खत्म करने की एक कगार और एक भारत एक आर्थिक गुलामी के उसमें चला जाए जी, इस दिशा में जाए, जहां पर किसी भी एजेंसी की विश्वसनीयता जो है, वाले हैं, चाहे वो स्टार्टअप वाले हैं या उद्योगपति है, ऐसे लोग जो अपना मतलब आइडिया से चलते हैं, जिनका प्रॉफिट मतलब 10 साल के बाद आएगा। तो यहाँ पे जो बेसिकली मान लीजिए लोहे की छड़ें बना रहा है, जो स्टील बना रहा है, सीमेंट बना रहा है, या कुछ छोटे स्पेयर्स बना रहा है, छोटा कारखाना है, कुछ खाने के पैकेजिंग का काम कर रहा है, वो कहाँ जाएगा जी। कहीं ना कहीं भारतीय एजेंसियों की जो स्थिति है, वर्तमान में स्थिति है, वो अपनी विश्वसनीयता खो चुकी हैं और आम आदमी जो है वो सीधे सीधे जो है उसके लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी और इसके साथ साथ भारत की जो आर्थिक स्थिति है, ये भी कहीं ना कहीं किसी एक ऐसे गंभीर संकट से गुजर सकती है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से अंदेशा जताया था कि भगवान ना करे कि ऐसा जो दिन आए कि इस जांच को अगर हम लंबे समय तक अनदेखा करें तो हो सकता है कि एक बड़े जो है आर्थिक अनिश्चितता के फेज में, चरण में भारत प्रवेश कर सकता है, क्योंकि मामला अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों का भी है। भारत
कि बाजार, भारत की जो नियामक संस्था है सेबी, अगर वो अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों पर अगर खरी नहीं उतरती है तो कहीं ना कहीं एक रेटिंग जो है लेकिन हिमांशु सर, जाते जाते मैं ये भी समझ लेना चाहती हूँ कि ऐसे में जो भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं रेटिंग देती हैं, क्या उस पर भी इसका कोई असर पड़ेगा? इन सब स्कैम्स का कितना असर पड़ता है? बिल्कुल संक्षेप में, समय समाप्त हो गया जी। फिलहाल देखिए, फिलहाल इस मुद्दे को लेके कोई रेटिंग एजेंसीज ने इस मामले में बात नहीं की है जी। लेकिन अगर ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इंटरनल गवर्नेंस या जो भी रेगुलेटर का मामला है उसको आप क्लीन नहीं करेंगे तो कुछ देखिए, रेटिंग एजेंसीज जो बोलती है वो बेसिकली जो बेंच जो ऑफशूट्स होते हैं इकोनॉमी के, उसके ऊपर बात जी जी। लेकिन पिछले दिनों में हमने देखा कि 73,000 करोड़ की इन्वेंट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सड़ रही जी। तो अब रेटिंग एजेंसीज क्या बोलती है, किस दिशा में ये सब जा रहा है, ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आपका कि आपने समय दिया और दर्शक जो है वो यकीनन स्पष्ट तरीके से ये समझ पाए होंगे कि माधवीपुरी बुच और उनके ऊपर लगे जो आरोप है वो कितने गंभीर है और समय रहते इन आरोपों की जांच क्यों आवश्यक है भारत के हर नागरिक के लिए और भारत से प्रेम करने वाले हर व्यक्ति के लिए, कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सुनहरा समय कहीं ना कहीं बड़े साठ गांठ की भेंट चढ़ रहा है। लगातार जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ, लेकिन फीडबैक देना ना भूलिए info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी। नमस्कार।